Good morning. I am Bhagwat. Today I will teach you social science, class 10, geography, lesson 4, agriculture. एग्रीकल्चर का जैसा इसके पहले के वीडियो में देखे थे उसका शेष भाग आज है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स के अलावा दूसरे क्रॉप्स कौन कौन से हैं इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि फूड क्रॉप्स में फूड व्हीट, राइस, व्हीट और मिलेट्स, मेज ये सभी क्रॉप्स है जो ग्रेन्स या फूड ग्रेन्स के रूप में यूज किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे जो शुगर केन्स क्रॉप्स क्या है। शुगर केन्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसको उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार के क्लाइमेट्स में इसको उगाया जाता है। इसको यह 1 ईयर क्रॉप्स है, इसको तैयार होने में 1 वर्ष लगता है, इसलिए रबी और खरीफ दोनों में, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के गन्ने शुगर केन्स की बुआई होती है, एक कोल्ड क्लाइमेट का एक हीट क्लाइमेट। ये रबी सीजन के पहले या खरीफ सीजन के पहले एक बुआई होती है और एक बुआई है जो जाड़े के समय बुआई होती है। लेकिन दोनों फसलें इसकी हार्वेस्टिंग टाइम्स रबी क्रॉप्स के साथ की जाती है, इसलिए इसको रबी और खरीफ क्रॉप्स दोनों में प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए जो क्लाइमेट के लिए टेम्परेचर है 21 से 27 डिग्री, इसके ग्रोथ के लिए अधिक जब वर्षा होती है तो इसका डेवलपमेंट अधिक तेजी से होता है, इसलिए ये 21 से 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 70 से 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर लो रेनफॉल है या वहां पर इसको इरिगेट करके सिंचाई करके इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए सॉइल्स, इसकी मिट्टी ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसको अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें अधिक होती है वह मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। इसलिए एलुवियल सॉइल्स में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, इस क्षेत्र में शुगर केन्स का प्रोडक्शन अधिक होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र जो कूल क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल एरिया है, इस क्षेत्र में भी इस मिट्टी का इस क्रॉप्स का प्रोडक्शन अधिक किया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शुगर केन्स के प्रोडक्शन में ब्राजील के बाद इंडिया का सेकंड प्लेस है। शुगर केन्स के प्रोडक्शन में ब्राजील के बाद सेकंड प्लेस है। लेकिन अगर इसको यूज को देखें तो शुगर, खांडसारी, मोसेल्स या सीरा, खंड या गुड़ के रूप में भारत सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है और सबसे अधिक यूज भी करता है। यह इसमें मैनुअल लेबर्स की एक अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, जो अधिक से अधिक श्रम के लिए इसके प्रयोग में श्रम साध्य यह फसल है। इसलिए इसमें जो प्रोडक्शन स्टेट है यह गुड़, खांडसारी या चीनी मिल के अलावा लोग व्यक्तिगत रूप से गुड़ का और खांडसारी और सीरे का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में किया जाता है। भारत में जो शुगर केन्स का प्रोडक्शन का सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और सबसे अधिक प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे गन्ने का या शुगर केन्स का सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कूल क्लाइमेट और लॉन्ग प्रोसेस क्रेसिंग का लॉन्ग सीजन होने के कारण से महाराष्ट्र सक्सेसफुल हो रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा ये सभी स्टेट्स हैं जहां पर शुगर केन्स का अधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। जिसमें जहां पर जैसे पंजाब और हरियाणा है, तेलंगाना है और इन स्टेटों में जो वर्षा कम होती है तो यहाँ पर इरिगेशन की आवश्यकता होती है और इरिगेट करके क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरी क्रॉप्स है ऑयल सीड। ऑयल सीड में ये कई फसलें हैं जो ऑयल सीड के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। 2014 के अकॉर्डिंग भारत में जो ऑयल सीड का सबसे अधिक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे अधिक जो दूसरा प्रोडक्शन होता था वह ग्राउंड नट्स का। यह ऑयल सीड में सबसे अधिक दूसरा प्रोडक्शन
जो ग्राउंड नट्स मूंगफली का माना जाता था। इसके अलावा यह भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कनाडा एंड चाइना, इसका तीसरा प्लेस है। भारत में कनाडा और चाइना के बाद यह ग्राउंड नट्स में प्रोडक्शन में भारत का थर्ड प्लेस माना जाता है। इसमें 12% है जो टोटल प्रोडक्शन का 12% है जो ग्राउंड नट्स का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा मस्टर्ड, लिनसीड, कोकोनट और ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीमम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स और कॉटन सीड, लिनसीड, सनफ्लावर, ये सभी प्रकार के ऑयल का यूज, ये ऑयल जो वेजिटेबल्स के लिए और अदर यूज ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। इसमें जो लिनसीड है वह लिनसीड और सीमम्स, यह लिनसीड है एक वह रबी सीजन का क्रॉप्स है, और मस्टर्ड है वह रबी सीजन का क्रॉप्स है, और कॉटन और कस्टर्ड सीड यह खरीफ के साथ खरीफ सीजन के क्रॉप्स में इसको बोए जाते हैं और रबी सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग होती है 8 years मंथ। और सनफ्लावर भी दोनों रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसकी बुआई की जाती है। और सीमम्स जो साउथ इंडिया में यह खरीफ के साथ रबी सीजन के साथ, और नॉर्थ इंडिया में इसको रबी खरीफ सीजन के साथ, इसको खरीफ सीजन में नॉर्थ इंडिया में, साउथ में रबी खरीफ सीजन के साथ बुआई की जाती है। इसको 1 year क्रॉप के रूप में, इसलिए जो क्रॉप्स रबी और खरीफ दोनों सीजन में आती है, इसलिए रबी खरीफ दोनों। इसके कुछ फसलें हैं जो रबी सीजन में बोई जाती हैं, कुछ फसलें हैं वह खरीफ सीजन में बोई जाती हैं। हाउ रॉ मटेरियल्स, यह जो रॉ मटेरियल के रूप में जो कस्टर्ड सीड है, ऑइंटमेंट्स, सोप्स और मेडिसिन से हर्बल्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट में यह कस्टर्ड सीड का यूज किया जाता है। लिनसीड और सीमम्स का भी यूज या ऑइंटमेंट्स को बनाने में किया जाता है। अब ग्राउंडनट्स के प्रोडक्शन में देखें तो इसके लिए टेम्परेचर 21 से 27 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, और रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर। और ये खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। ग्राउंडनट्स जो खरीफ सीजन में इसकी बुआई की जाती है, और यह जाड़े या इसको खरीफ सीजन के साथ हार्वेस्टिंग की जाती है। खरीफ सीजन क्रॉप अकाउंट ऑफ हाफ ऑफ मिंट, यह जो टोटल ऑयल्स का प्रोडक्शन होता है हाफ ग्राउंडनट्स का प्रोडक्शन होता है। और इसके लिए जो सबसे अधिक जो ग्राउंडनट्स ऑयल सीड में ग्राउंडनट्स का प्रोडक्शन होता है वह गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, ये स्टेट है जो सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन करते हैं। और कस्टर्ड सीड है जो रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती है। इस प्रकार से ऑयल्स के रूप में देखा जाए कस्टर्ड सीड, जिसको हम रेड़ का पौधा कहते हैं, रेड़ के पौधे से ही इसकी बीज होती है। इसका कस्ट्रॉयल जो ऑयल या हम मोबिल के रूप में प्रयोग करते हैं ये व्हीकल्स इंजन को चलाने के लिए। इसी तरह से है अलसी, लिनसीड कहा जाता है, सीमम तिल कहा जाता है। तो ये सभी क्रॉप्स है जो अलग अलग सीजन में बोई जाती हैं, लेकिन सबका यूज ऑयल के रूप में किया जाता है। टी, ये टी प्लांटेशन क्रॉप्स है जिसको हम या रोपड़ कृषि कहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स का प्रोडक्शन ये कल्टीवेशन के रूप में जाना जाता है। इसको बेवरेज क्रॉप्स भी कहा जाता है। टी और कॉफी तो बेवरेज क्रॉप्स, इसको पेय फसल कहा जाता है। और पेय फसल के प्रोडक्शन में भारत में टी प्लांटेशन जो खरीफ क्रॉप्स है, यह प्लांटेशन उसका वर्ष भर एक बार फसल लगाई गई तो कई वर्षों तक होती है, लेकिन इसके सबसे अधिक ग्रोथ है जो हल्की वर्षा अगर लगातार हो रही है तो इसके प्लांट्स, इसके पत्तियों का ग्रोथ तेजी से होता है। और ऐसा यह खरीफ सीजन में देखा गया है। प्रारंभ में जो प्लांटेशन थे पहले ब्रिटेन के द्वारा इसको लगाया गया, इसके समय ब्रिटेन के ही लोग होते थे, लेकिन आज बहुत से इंडियंस जो भारतीय हैं और इसकी प्लांटेशन का वर्क करते हैं। प्रारंभ में इस क्रॉप्स को लाने का काम ब्रिटेन के द्वारा, इंटेस्ट बाय ब्रिटिश के द्वारा इसको लगाया गया था। और सबसे पहले इसको असम और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर
रेड और एलुवियल सॉइल्स पाए जाते हैं और अच्छी जल निकासी वाले, ये वेल ड्रेनेज सॉइल्स जहां पर अच्छी जल निकासी होती है उन क्षेत्रों में यह प्लांटेशन किए गए हैं। जहां पर अधिक जड़ों में पानी न लगे लेकिन लगातार वर्षा होती है, तो इस प्लांटेशन का डेवलपमेंट तेजी से होता है। प्लांटेशन के लिए यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, उष्ण और उपोष्ण, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में इसका प्रोडक्शन अधिक होता है। इसके लिए टेम्परेचर 12 सेल्सियस से 35 सेल्सियस की रिक्वायरमेंट, अर्थात लो टेम्परेचर कूल क्लाइमेट में और हाई टेम्परेचर में दोनों में यह अच्छी तरह से प्रोडक्शन हो सकते हैं। इसके लिए रेंज जो वर्षा है 150 सेंटीमीटर से और 200 सेंटीमीटर तक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अधिक वर्षा भी होती है तो इसके जड़ों तक पानी अगर न लगे, अच्छी जल निकासी है और वर्ष भर अगर वर्षा होती है तो इस क्षेत्र में इनका पत्तियों का विकास तेजी के साथ होता है। इसकी जो पत्तियां हैं उसको चुनने और सुखाने के लिए मैनुअल लेबर्स, ऐसे माइग्रेट लेबर्स की आवश्यकता होती है, कुशल लेबर ही। अगर इनको रोटेट न किया जाए तो इनकी पत्तियां सड़ने लगती हैं, इसलिए इसको बागान से पत्तियों को तोड़ने से लेकर के और फैक्ट्री तक ले जाने के लिए यह कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, जिसको पत्तियों इसको फ्रेशनेस के लिए इसको शेड में, छाए में ही इसको सुखाना होता है। टी प्रोसेस, इसमें ऑर्गेनिक और ह्यूमस मैटर, जो ह्यूमस होते हैं, ये ह्यूमस की मात्रा से इसका डेवलपमेंट तेजी के साथ होता है। और रिच ऑफ, इसकी विशेष के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ मॉइस्चर, इसको नमयुक्त जलवायु, इस ये पत्तियों के विकास के लिए नमयुक्त जलवायु का होना आवश्यक है। अगर पत्तियों को अच्छी तरह से डेवलप करना है और तो नमयुक्त जलवायु में और ये पत्तियों का डेवलपमेंट तेजी से होता है। द टी ऑफ लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर श्रम की आवश्यकता अधिक होती है और स्किल्ड लेबर के माध्यम से ही वर्क कराया जाता है। स्किल्ड लेबर इसके वर्क को बेटर कर सकते हैं। इसके लिए जो एरिया है असम हिल्स, जिसमें दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, इसकी जो प्रोडक्शन है जो सबसे अधिक है वह असम हिल्स में, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय और आंध्र प्रदेश ऐसे एरिया है जहां पर इसके टी बुशेस या चाय की झाड़ियां या इसके बागान लगाए गए हैं। जिसमें जो टी स्टेट अपने देश में अगर देखें तो टी के प्रोडक्शन में भारत का सेकंड प्लेस है। वर्ल्ड में देखें तो चाइना सबसे अधिक टी का प्रोडक्शन करता है और सेकंड प्लेस इंडिया का है। तो इस प्रकार से देखें तो टी के प्रोडक्शन में भी भारत का सेकंड प्लेस है, जबकि टी की अच्छी क्लाइमेट भारत में पाई जाती है। यह इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा है कॉफी। कॉफी भी बेवरेज क्राफ्ट के अंतर्गत आती है। यह भी प्लांटेशन क्राफ्ट से ही है। इसको खरीफ सीजन में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कॉफी प्लांटेशन क्राफ्ट के अंतर्गत आती है। 2014 में इंडिया 3.5% कॉफी का प्रोडक्शन करता था। और कॉफी के प्रोडक्शन भारत में कहां से शुरू हुआ? कॉफी इंडियन को नॉन एज गुड क्वालिटी, और भारत में जो कॉफी उगाई जाती है वो अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी है, क्योंकि अरेबियन किस्म की, अरेबियन ब्राइट्स की कॉफी जो वेस्ट संसार में सबसे अधिक, सबसे बेस्ट मानी जाती है, उस प्रकार की कॉफी इंडिया में प्रोडक्शन की जाती है। प्रारंभ में भारत में यमन से यह लाई गई। इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इसको यमन से लाई गई। और सबसे पहले बाबा बुदन हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ी बाबा बुदन हिल्स पर इसका प्रोडक्शन किया गया और बाद में इसका विस्तार भारत के अन्य क्षेत्रों में किया गया। और यह ओवरऑल वर्ल्ड, और जो भारत में प्रोडक्शन होता है यह विश्व में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कॉफी का प्रोडक्शन होता है। कॉफी के लिए 23 से 28 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और रेन 150 से 200 रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और यह इसके लिए जो मोस्ट प्रोडक्शन एरिया है कर्नाटक,
केरल और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में कॉफी का अधिक प्रोडक्शन किया जाता है। कॉफी के बाद फिर अगला है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर प्रोडक्शन में भारत विभिन्न प्रकार के जो फलों का प्रोडक्शन करता है, जिसमें सबसे अधिक जो अलग अलग प्रकार के फल हैं, जो 2014 में यह वर्ल्ड में लास्ट सेकेंड प्लेस है। वर्ल्ड में इसका सेकेंड प्लेस 2014 के अकॉर्डिंग जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रोडक्शन है, इसमें फर्स्ट प्लेस चाइना का था। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड प्लेस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में रहा है। इसमें इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों प्रकार के क्लाइमेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें फ्रूट्स में सबसे अधिक मैंगोस का प्रोडक्शन। अगर मैंगोस प्रोडक्शन देखें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट हैं जो मैंगोस के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। दूसरा देखें ऑरेंज। ऑरेंज के प्रोडक्शन में नागपुर, छत्तीसगढ़, नागपुर और चेरापूंजी के प्रोडक्शन में बेस्ट माने जाते हैं। नागपुर का और चेरापूंजी का ऑरेंज सबसे फेमस होता है। और इसके बाद बनाना में केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची और गुआवा जिसको अमरूद और लीची के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों स्टेट है जिसमें सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है। पाइनएप्पल, अगर पाइनएप्पल को देखा जाए तो पाइनएप्पल का प्रोडक्शन मेघालय में। ग्रेप्स के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये क्षेत्रों में अंगूर का अधिक प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स और वालनट्स, इन सभी का प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है, जिसकी ग्रेट डिमांड इट्स वर्ड्स विश्व में सबसे कश्मीरी सेब, कश्मीरी एप्रिकॉट्स और वालनट्स, इसका या अखरोट, इसकी विश्व में सबसे अधिक मांग होती है। भारत कुल प्रोडक्शन का वेजिटेबल का प्रोडक्शन जो 13% करता है। यह 13% प्रोडक्शन में जो वेजिटेबल्स के हैं वो इम्पोर्टेंट्स पी, कॉलीफ्लावर, पोटैटोज, कैबेज, टमाटोज और ब्रिंजाल, इसका प्रोडक्शन भारत अधिक मात्रा में करता है। और इन सभी का प्रोडक्शन में हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे फाइबर क्राफ्ट्स। फाइबर क्राफ्ट्स फूड या नॉन फूड क्राफ्ट्स के अंतर्गत आते हैं। नॉन फूड क्राफ्ट्स here is name of non food crafts, रबर और फाइबर क्राफ्ट्स में कॉटन, जूट और रेशम, ये तीनों फाइबर क्राफ्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें से अब हम देखेंगे रबर क्राफ्ट्स के लिए। रबर क्राफ्ट्स जो एक इक्वेटोरियल क्राफ्ट्स है, रबर क्राफ्ट्स इक्वेटोरियल क्राफ्ट्स के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मोस्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, अधिकतर नमी की आवश्यकता, जैसा कि इक्वेटोरियल क्राफ्ट्स की विशेषताएं हैं कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा और सबसे हाई टेम्परेचर होता है। इसलिए इसके लिए 25 सेंटीग्रेड सेवेक टेम्परेचर और मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। यह ह्यूमिड क्लाइमेट्स में यह अधिक, जहां पर नमयुक्त और हाई टेम्परेचर की जलवायु है, उसमें इसका डेवलपमेंट तेज होता है। अब ये रबर मुख्य रूप से इसका यूज इंडस्ट्रियल के रॉ मटेरियल के लिए और मुख्य रूप से ये इसका यूज किया जाता है। इसमें से जो इसके प्रोडक्शन स्टेट है वो सबसे अधिक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड और गारो हिल्स और मेघालय, ऐसे स्टेट है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है, इसलिए इन एरिया में इसका प्रोडक्शन अधिक होता है। इसका यूज जो सबसे अधिक है ऑटो टायर्स को बनाने के लिए, जो सबसे अधिक ऑटो टायर्स और ट्यूब बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा डिपेट, लेटेक्स, बेल्ट ऑफ हाउसेस और फुटवेयर्स, कैमल बैग्स
और साइकिल टायर्स को बनाने के लिए ये रबड़ का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है फाइबर क्राफ्ट। फाइबर क्राफ्ट के अंतर्गत जिसमें 3 प्रकार के फाइबर का यूज किया जाता है, जिसमें जूट, फाइबर क्राफ्ट में कॉटन, जूट और हम, ये जो नेचुरल सिल्क है, और दूसरा जो नेचुरल सिल्क के अंतर्गत आते हैं, इसको प्लांट से लिया जाता है। तीसरा सिल्क फाइबर, जो सिल्क का रेशा है, यह हॉर्टी सेरिकल्चर के अंतर्गत यह एक प्रकार के जो इंसेक्ट्स है उससे प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट 3 जो कॉटन, जूट और हम, ये 3 का टाइप्स है क्रॉप्स, जो क्रॉप्स या इसका ग्रोविंग किया फसलों के रूप में उगाया जाता है। तीसरे जो मेलबेरी के प्लांट्स पर पत्तों के माध्यम से इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसको सेरिकल्चर कहा जाता है। फर्स्ट सॉइल्स, इसके लिए जो एलुवियल सॉइल्स है, जो रिन्यूअल ईयर्स पर ईयर्स जो प्रोडक्शन होते हैं, और जो ब्लैक सॉइल है, ये दोनों जूट के लिए एलुवियल सॉइल्स जो प्रतिवर्ष रिन्यूअल होते हैं, और कॉटन के लिए यह ब्लैक सॉइल्स जो सबसे सुटेबल माने जाते हैं। तो अब हम कॉटन के विषय में देखते हैं, कॉटन सॉइल्स क्या है। कॉटन सॉइल्स ये खरीफ सीजन जैसे ही ऑनसेट ऑफ मानसून के आने पर इसकी बुआई की जाती है, और इसको तैयार होने के लिए 6 to 8 मंथ की आवश्यकता होती है। फ्रिक्वेंट पाला रहित अगर है जलवायु, तो इसके लिए प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन आता है। यह ओरिजिनल, ये कॉटन का जो ओरिजिनलिटी होम इंडिया है। भारत में प्राचीन समय से ही कॉटन का प्रोडक्शन और यूज किया जाता है, इसलिए कॉटन का होम वो है वह इंडिया माना जाता है। इस कॉटन जो खरीफ से क्रॉप्स है, इसके लिए लाइट रेनफॉल, अगर हल्की वर्षा है तो इसको इरिगेट करके उगाया जाता है, लेकिन हाई रेनफॉल है तब भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो जहां पर कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स हैं, वहां लो रेनफॉल होने पर या लेस रेनफॉल भी है तब भी इसका प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है। कॉटन ये रॉ मटेरियल है, ये कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और इस पर आधारित कॉटन इंडस्ट्रीज जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में ही अधिकतर स्थित है, इसी का कि रॉ मटेरियल वहां पर अधिकतर अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कॉटन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट है जहां कॉटन का अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है, और ये टेम्परेचर जो 21 से लेकर के 21 सेंटीग्रेड से और 35 सेंटीग्रेड में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। जो यहाँ पर रेनफॉल या लाइट रेनफॉल, हल्की वर्षा या लो अगर वर्षा है तो इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके जो वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चाइना के बाद इंडिया का सेकंड प्लेस है। वर्ल्ड में 2014 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में चाइना के बाद सेकंड प्लेस है कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया का। और यह कॉटन ग्रोइंग पार्ट्स जो ब्लैक सॉइल एरिया है, यहाँ पर इसको 210 डेज 210 दिन ऐसे जो पाला रहित और खिली हुई धूप अगर मिलता है तो इसके प्रोडक्शन और अच्छे होते हैं। और इसके लिए जो इसके प्रोडक्शन स्टेट हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कॉटन के प्रोडक्शन किए जाते हैं। इस समय जो कॉटन का जो सबसे मुख्य है, जो कपड़े उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब दूसरा है प्रोडक्शन वो जूट का। जूट भारत के उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां प्रतिवर्ष एलुवियल सॉइल का जो जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का जमा होता है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखते हैं कि ये जूट को दूसरा नाम गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, सुनहला रेशा। जूट का दूसरा नाम है गोल्डन फाइबर।
गोल्डन फाइबर, ये दूसरे नाम से इसको जाना जाता है। और इसके लिए वेल ड्रेनेज, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर इसके जड़ों में लगातार पानी भी लगा रहता है तब भी इसका प्रोडक्शन हो जाता है। जहाँ हाई रेनफॉल है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसको उगाने के लिए खरीफ क्रॉप्स, ये खरीफ सीजन में भी यह बोया जाता है। इसके लिए 20 से लेकर के 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अधिक तापमान में भी यह प्रोडक्शन किया जा सकता है। 100 to 200, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अगर प्रत्येक वर्ष मिट्टी रिन्यूअल होती है तब इसका प्रोडक्शन अधिक होता है। ऐसे एलुवियल सॉइल से जो अच्छी जो जमा होता है उन क्षेत्रों में यह मिट्टी, इसका प्रोडक्शन अधिक होता है। इसके जो ग्रोइंग बेल्ट हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। तो वेस्ट बंगाल जैसे गंगा का प्लेन्स है, गंगा के मैदानी क्षेत्र से गंगा द्वारा लाई गई रिवर्स के द्वारा डेल्टिक रीजन है, उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक कॉटन का जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी तरह से असम में भी इसका प्रोडक्शन अधिक होता है। मध्य प्रदेश, मेघालय में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसका प्रयोग, इसका यूज गनी, रोप्स और बैग्स बनाने के लिए, और इसके अलावा ड्यू टू हाई कास्ट और इसके कास्ट प्रोडक्शन का कास्ट अधिक होने के लिए कारण से इसको अब हाई वैल्यू थिंग्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब सिंथेटिक फाइबर का इसका ज्यादा कंपटीशन होता है। सिंथेटिक फाइबर्स में जहां पर गनी वैक्स या पैकेजिंग मटेरियल में इसको इंपॉर्टेंस के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका प्राइस अब अच्छा लोगों को मिलने लगा है। नहीं तो रोप और अदर थिंग्स बनाने के लिए अब अधिक से अधिक सिंथेटिक फाइबर का यूज हो रहा है, इसलिए इसकी डिमांड कम हो रही है। गवर्नमेंट के जूट पॉलिसी 2005 के लागू होने के बाद से किसानों को इसका अच्छा मूल्य मिलने लगा है। सिंथेटिक फाइबर्स के कारण से ये धीरे धीरे अपना मार्केट भी खो रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले में टेक्निकल और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, यह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।